हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। सो कैसे सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो वेलकम इन टुडेज क्लास। माय नेम इज मुद्दस्सिर अमीन। आई एम प्रेजेंटिंग हियर एमसीक्यू सीरीज रिगार्डिंग पेपर 1 यूजीसी नेट जेआरएफ। ओके, सो आज का जो एमसीक्यू सीरीज रहेगा वो भी रहेगा यूनिट 9 पे, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट पे। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे, वो रहेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 में जो आए थे उसी के बारे में रहेंगे। ओके, सो देखते हैं हमारा टारगेट क्या रहता है। हमारा टारगेट रहता है टॉप 20 एमसीक्यूज डेली एंड पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड 2 PM। हमारा मिशन को क्या है? यूजीसी नेट जेआरएफ को क्रैक करना। ओके, यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो ये 2 PM का जो एमसीक्यू क्लास रहता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं इसमें रिगार्डिंग पेपर 1। सो इसको आप मिस मत कीजिएगा, इसको आप अटेंड करो, ठीक है, जब भी हो जाएगा यहाँ पे। तो आप कंसिस्टेंसी बना के रखो, ठीक है। सो इसको आप मिस मत कीजिए। अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया। ओके, सो गाइज आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और खुद भी लाइक करो, ठीक है। और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, तो सब शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। यस, और थम्स अप दे दीजिए। देन वी विल बिगिन आवर टुडेज एमसीक्यू सीरीज, टुडेज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, वेरी गुड। सो लेट्स बिगिन। आई होप सबों ने शेयर किया होगा। तो थोड़ा रुकते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे साथ पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तब तक हम रुकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आप कंसिस्टेंसी बना के रखो। सो चलते हैं हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो देखते हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। यस, सो लेट्स बिगिन, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज एमसीक्यू सीरीज। ये रहा आपके सीक्यू में क्वेश्चन नंबर 1। इसको पढ़ो और आंसर करो। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs रिप्लेस द MDGs इन, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ने जो रिप्लेस किया था ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को, तो कब किया था? A 2015, B 2016, C 2017, D 2018। सब आंसर करो। वेरी गुड, आपके पास 30 सेकंड है। 30 सेकंड में आप आंसर करो। बहुत अच्छा, रुकते हैं 30 सेकंड के लिए। 30 सेकंड में देखते हैं कौन करेक्ट आंसर करेगा, कौन रॉन्ग करेगा, ठीक है। यस, सो आप अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करो कि यानी कहाँ आपने गलती की, ठीक है। किस क्वेश्चन में गलत किया, किस क्वेश्चन में आपने ठीक किया। ओके, फिर आप देखो कि कितनी आपकी मतलब जो प्रिपरेशन है वो कितनी अच्छी है। ओके, सो चलते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके सिक्री, इसका आंसर ए पार्ट 2015 इसका आंसर आएगा। यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स 2015 तक थे, उसके बाद 2015 के बाद यानी सेटअप किए गए थे 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ओके, फिर 2016 से लागू हो गए, ठीक है। सो यानी इनको रिप्लेस किया गया। एक्चुअल हम कहेंगे 2016 में रिप्लेस, बट मतलब 2015 में इसको मतलब सेटअप किया गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसको देखो और आंसर करो। विच अमंग द फॉलोइंग इज द गोल 12 इन SDGs, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में से गोल 12 कौन सा है? आपको इनमें से बताना है। ए है एनर्जी फॉर ऑल, बी है रिड्यूस इनइक्वालिटी, सी है सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन पैटर्न्स, डी है ग्लोबल पार्टनरशिप। तो सब आंसर करो। 30 सेकंड है आपके लिए, आप 30 सेकंड में सब आंसर करो। बहुत अच्छा, यानी आपको बताना है गोल 12 कौन सा है इनमें से, किन में से। तो ये जो दिए गए हैं आपके पास ऑप्शंस, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का बताना है आपको 12th गोल। वेरी गुड, सब आंसर करो। सबों का आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा, रुकते हैं थोड़ा सा, देखते हैं कौन कौन करेक्ट आंसर करेगा। चीटिंग नहीं करने का, ठीक है। यस, सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन पैटर्न्स। तो ये गोल 12 है। ओके, सो इसको आप देखो,
ठीक है, आपको इसका मतलब क्या है कि ये एमसीक्यू लाने का यहाँ पे कि आपके पूरे 17 गोल्स पता होने चाहिए। ओके, गोल नंबर 1 कौन सा है, गोल नंबर 2, गोल नंबर 3, ऐसे 17 गोल्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे आपको मतलब जो भी क्वेश्चन इसके बारे में पूछा जाएगा वो आप तुरंत कर पाओगे एग्जाम में। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसको पढ़ो और आंसर करो। पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन ऑफ यूज्ड इन फोटोवोल्टिक सेल्स एज सेमीकंडक्टर्स आर, यानी पॉली क्रिस्टलाइन सिलिकॉन जो यूज किए जाते हैं फोटोवोल्टिक सेल्स में, तो सेमीकंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं कैसे। मनी इंडिविजुअल क्रिस्टल्स विद डिफरेंट ओरिएंटेशंस, बी मनी इंडिविजुअल क्रिस्टल्स विद सिमिलर ओरिएंटेशंस, सी एमॉर्फस सिलिकॉन कन्वर्टेड टू क्रिस्टल सिलिकॉन, डी क्रिस्टल सिलिकॉन ग्रोन इन लेबोरेटरी। सब आंसर करो, वेरी गुड। सबका आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट, यानी मनी इंडिविजुअल क्रिस्टल्स विद डिफरेंट ओरिएंटेशन, यानी ये जो सेमीकंडक्टर्स एज होते हैं तो उनमें बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, बट डिफरेंट ओरिएंटेशन इनकी होती है। ठीक है, हाँ, ये था सिमिलर ओरिएंटेशन नहीं होती है। ठीक है, या एमॉर्फस सिलिकॉन को कन्वर्ट किया जाए क्रिस्टल सिलिकॉन में, ये भी नहीं आएगा। या क्रिस्टल सिलिकॉन को मतलब बढ़ जाता है कहाँ, लेबोरेटरी में। तो इसमें क्या होते हैं, यानी पॉलिश क्रिस्टल सिलिकॉन यूज होता है, अक्सर यूज होता है फोटोवोल्टिक सेल्स जो सेमीकंडक्टर्स बनते हैं, तो उसमें यानी बहुत सारे इंडिविजुअल क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, बट वो डिफरेंट ओरिएंटेशन में होते हैं। सो वी कैन से हियर दैट ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो आई होप यू गॉट। चलते क्वेश्चन 4 पे, इसको देखो और आंसर करो। स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकंड आपको बताना यहाँ पे स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है। ठीक है, या दोनों करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, सोलर फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स एसेंशियली वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी सोलर फ्लैट प्लेट जो है ये काम करते हैं किस प्रिंसिपल के, ग्रीन हाउस इफेक्ट के जो प्रिंसिपल उस पर काम करते हैं। स्टेटमेंट सेकंड क्या कहता है, ब्लैक एब्जॉर्बर प्लेट रेडिएटिव इंफ्रारेड रेडिएशंस, यानी ब्लैक एब्जॉर्बर जो होता है वो रेडिएट करता है वापस इंफ्रारेड रेडिएशंस को। ठीक है, हाँ, यानी रेडिएट करता है मतलब वो जज्ब कर लेता है रेडिएशंस को, इंफ्रारेड रेडिएशंस को। सब आंसर करो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए, थोड़ा सा टाइम दे देंगे, आप सोच लो, देखते हैं किसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छा, ऐसे तुरंत आंसर करो सब। ओके, सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट। देखो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, वो कैसे हैं, दोनों स्टेटमेंट कैसे ट्रू है, देखो सोलर फ्लैट पैलेट जो है ये काम करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट के प्रिंसिपल पे। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ब्लैक एब्जॉर्बर यानी ब्लैक कोई भी होगा, ठीक है, तो उसमें वो एब्जॉर्ब कर लेता है किन को, इमिट कर लेता है किन को, इंफ्रारेड रेडिएशन को। ओके, सो ये ध्यान में रखना आप, नेक्स्ट टाइम आप गलत नहीं करना। ठीक है, दोनों इसमें सही है। ओके, सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, इसको देखो और आंसर करो। इंडियाज नेशनल लेवल फॉरेस्ट पॉलिसी डेट्स बैक टू, यानी जो इंडिया की नेशनल लेवल फॉरेस्ट पॉलिसी बनी है कब बनी है, 1894, 1952, 1988, 1994। सब आंसर करो। देखो ये महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चन होते हैं पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट से। ठीक है, बहुत डीपली पूछे जाते हैं, आपको करंट अफेयर्स के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, सो जितने भी आज तक हुए हैं यूनिट 9 पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पे जो भी क्वेश्चंस हुए हैं, एमसीक्यूज हुए हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हुए हैं, उनको आप अटेंड कर लो। ठीक है,
चलो अब सब इनको अटेंड कर लो, मतलब वो डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में इसको देख लो, ठीक है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट। ए पार्ट क्या है? 1894, ठीक है। तो ये इसको सेटअप किया गया 1894 में। देखते हैं इसके बारे में। जो फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इंडिया में हुई है, इसको बनाया गया है 1894 में, ठीक है। उसके बाद इन्हें इस पर फोकस किया गया, जो इस पर पॉलिसीज बनाए गए हैं, ठीक है, किसके लिए, मतलब फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना आप। सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, इसको देखो और आंसर करो। The Environment Protection Act 1986 was the result of India's commitment to take appropriate action for the protection and improvement of environment at the, यानी जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था, ठीक है, तो उसमें मतलब प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट बोला गया था एनवायरमेंट के लिए। कहाँ पे? यहाँ पे आपको बताना है। ऑप्शन में ए है 1985 वीना कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, बी ए कन्वेंशन ऑन लॉन्ग रेंज ट्रांसबाउंड्री एयर पोल्यूशन 1983, से कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज 1975, डी है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट स्टॉकहोम 1972। सब आंसर करो, वेरी गुड। यानी जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया 1986 में, तो उसमें मतलब जो अप्रोप्रिएट एक्शन लिया गया था कि प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट, यानी कहाँ पे ये किया गया था, ठीक है, ये बताना है आपको। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरमेंट स्टॉकहोम 1972। ओके, सो ये ध्यान में रखना, ये प्लेस थी। सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, इसको देखो और आंसर करो। असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। असर्शन क्या कहते हैं? प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज विदाउट एडवर्स एनवायरमेंट इंपैक्ट्स, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो होती है उसमें कोई एनवायरमेंट इंपैक्ट नहीं होता है। रीजन क्या है? देयर इज नॉट इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एटमॉस्फेयर फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी कोई इमिशन नहीं रहता है, ठीक है। देयर इज नो नेट इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कोई कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन नहीं रहता है एटमॉस्फेयर में जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं, ठीक है, यानी उनमें कोई कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन नहीं रहता है। आपको बताना यहाँ पे बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बी बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, डी है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना, हिंदी वाले भी अच्छे से पढ़ लो और आंसर कर लो। बहुत अच्छा, सब आंसर करो, तुरंत आंसर करो। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट। डी पार्ट क्या कह रहा है? ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, यानी पहला जो है असर्शन जो है वो फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? यानी जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से, उसमें कोई एनवायरमेंट इंपैक्ट नहीं रहता है, बट उसमें एनवायरमेंट इंपैक्ट रहता है, ठीक है, यानी वो विदाउट एनवायरमेंट इंपैक्ट रहता है। ये कह रहा है विदाउट, मतलब उसमें एनवायरमेंट इंपैक्ट नहीं रहता है, बट उसमें रहता है, ठीक है। सो रीजन क्या कहता है? रीजन तो करेक्ट है। रीजन क्या, क्यों करेक्ट है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन नहीं रहता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, हाँ, तो ये ध्यान में रखना। सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, इसको देखो और आंसर करो। What will be the resultant of two noise levels of 81 decibel and 90 decibel generated by two independent sources? यानी दो सोर्सेज है हमारे पास, एक की नॉइज है 81 डेसिबल, दूसरी की है 90 डेसिबल, ठीक है। अब जो मतलब इसमें मतलब जो नॉइज रहेगा वो कितना रहेगा? वो रहेगा अप्रॉक्सीमेटली 96 डेसिबल, बी अप्रॉक्सीमेट 91 डेसिबल, सी अप्रॉक्सीमेट 98 डेसिबल, और यहाँ पे डी है 118 डेसिबल, ठीक है। इसको मान के चलना डी। सब आंसर करो, वेरी गुड। सो डी है 118 डेसिबल। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो सब।
सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट। बी पार्ट क्या है 91 डेसिबल, यानी दोनों यानी एवरेज जो रहेगा वो अप्रोक्सीमेटली 91 डेसिबल रहेगा। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, इसको देखो और आंसर करो। विच आर द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ परमानेंट हार्डनेस इन वाटर, यानी आपको बताना है इनमें से कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज कौन से हैं, यानी जो वाटर में हार्डनेस होती है, ठीक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज कौन से हैं। आपको यहाँ पे ए बी सी डी एंड ई तक है, आपको चूज करना है कोड। तो देखो कि आंसर क्या आएगा। ए है प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स, ठीक है, ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, यानी उसमें होता है बाइकार्बोनेट्स जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के बने हुए होते हैं। बी है प्रेजेंस ऑफ सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, उसमें ये दोनों होते हैं, ठीक है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, बट सल्फेट्स की वजह से। इस तरह फॉर्म्स गुड लेदर व्हेन कम्स इन कंट्रैक्ट विद सोप। इस तरह प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ई है कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग द वाटर। सो आपको यहाँ पे आंसर करना है। ये 2021 में देखो डीपली क्वेश्चन पूछे गए डिफरेंट सेशंस में, मॉर्निंग सेशन, इवनिंग सेशन, ठीक है, और डिफरेंट डेट्स पे पूछे गए हैं। सो आप इसका आंसर करो। आपको यहाँ पे कोड चूज करना है, थोड़ा सा इस पे टाइम दे देंगे आपको, ठीक है। सो आप सोचो कि कौन सा इसका आंसर आएगा। ओके, सो देखते हैं अब इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। डी पार्ट क्या है, बी एंड डी ऑनली, बी एंड डी। बी क्या है, प्रेजेंस ऑफ सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, यानी उसमें सल्फेट्स होते हैं, हॉट जो वाटर के हार्डनेस जब हम देखते हैं, ठीक है। डी क्या है, डी है प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, और उसमें क्लोराइड होता है, ठीक है, ड्यू टू कैल्शियम एंड मैग्नीशियम प्रेजेंस। ओके, सो ये यानी बी एंड डी इसके करेक्ट प्रॉपर्टीज है, ठीक है, या करेक्टरिस्टिक्स है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे, इसको देखो और आंसर करो। Which of the following features are indicative of the negative social rather than physical aspects of environment, यानी आपको बताना है यहाँ पे नेगेटिव सोशल एस्पेक्ट्स आपको बताने हैं, ठीक है, एनवायरमेंट के नेगेटिव सोशल एस्पेक्ट्स। हैबिटेट्स इन स्लम्स, बी है कॉन्फ्लिक्ट एंड क्लैशेस इन ग्रुप्स, सी है फ्रस्ट्रेशन एंड एंग्जाइटी मैनिफेस्ट इन ग्रुप्स, डी एग्रेशन एंड थ्रेट्स मैनिफेस्ट इन कलेक्टिव बिहेवियर। अब आपको यहाँ पे भी कोड चूज करना है। ए है ए एंड बी ऑनली, बी है बी एंड सी ऑनली, सी है बी एंड डी ऑनली, डी है सी एंड डी ऑनली। सब आंसर करो, वेरी गुड। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो सब। थोड़ा सा रुकते हैं, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर सी पार्ट। सी पार्ट क्या है, बी एंड डी ऑनली, यानी इसमें कन्फ्लिक्ट्स एंड क्लैशेस इन ग्रुप्स ये आएगा, ठीक है, नेगेटिव सोशल एस्पेक्ट है एनवायरमेंट का, ठीक है, कन्फ्लिक्ट्स एंड क्लैशेस रहते हैं ग्रुप्स में, बी एंड डी है ना। डी क्या है, एग्रेशन थ्रेट्स मैनिफेस्ट कलेक्टिव बिहेवियर, यानी थ्रेट्स रहते हैं एनवायरमेंट के लिए, डिफरेंट थ्रेट्स रहते हैं, जैसे ओजोन होल है ना बन जाता है ना। हाँ, इसी तरह अगर ओजोन होल बन जाएगा तो उसमें मतलब कैंसर, स्किन कैंसर हो सकता है, क्योंकि जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पड़ जाएंगे इंसानों के जिस्म पे, ठीक है, इंसानों के स्किन पे, तब हो सकता है कैंसर हो सकता है ना। हाँ, सो एग्रेशन एंड थ्रेट्स मैनिफेस्ट इन कलेक्टिव बिहेवियर, तो ये है नेगेटिव सोशल एस्पेक्ट्स एनवायरमेंट के। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, इसको देखो और आंसर करो। विच आर द फॉलोइंग नेचुरल हैजार्ड्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव ऑकरेंस एंड मल्टी कैजुअलिटी। आपको बताना है यहाँ पे कौन से नेचुरल हैजार्ड्स ऐसे हैं जो मतलब ज़्यादातर होते हैं, ठीक है, ज़्यादातर जो होता है। ए है अर्थक्वेक, बी है वोल्केनिक इरप्शन, सी है एपिडेमिक, डी है स्टॉर्म। यानी आपको बताना है कि ज़्यादा कौन सा होता है, यानी ज़्यादा मतलब बहुत मतलब ऑकरेंस उसकी जो होगी, एग्जिस्टेंस उसकी होगी, यानी ज़्यादा टाइम के लिए होता है, ठीक है, यस।
यानी बार बार होता रहता है, प्रोग्रेसिव ऑकरेंस उसकी आती है, ठीक है, बार बार होता रहता है। सो ऐसे आप आंसर करो सब। वेरी गुड, सबको आंसर आना चाहिए। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट एपिडेमिक जो है, एपिडेमिक डिजीज जो है ना, कोई कहते हैं एपिडेमिक डिजीज, ये बार बार होता रहता है, ठीक है, इसके प्रोग्रेसिव ऑकरेंस होती है या बहुत बार होता रहता है, ठीक है। सो थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। जो रैपिड स्प्रेड होती है इस डिजीज की, लार्ज नंबर ऑफ होस्ट्स इन ए गिवन पॉपुलेशन ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत सारे मतलब बहुत सबों में फैल सकता है ना। हाँ, तो उसी को एपिडेमिक कहते हैं, यानी एक ही डिजीज बहुत सबों में फैल सकती है, ठीक है। हाँ, इतना रेंज होता है उसका। इन्फेक्शियस डिजीज एपिडेमिक आर टिपिकली काज्ड बाय चेंज इन द इकोलॉजी ऑफ द होस्ट पॉपुलेशन, जेनेटिक चेंज इन द पैथोजन रिजर्वायर और द इंट्रोडक्शन ऑफ एन इमर्जिंग पैथोजन इनटू ए होस्ट पॉपुलेशन। सर क्या कहते हैं, इन जनरल एन एपिडेमिक ऑकर्स व्हेन होस्ट इम्यूनिटी टू एन एस्टैब्लिश्ड पैथोजन और a newly emerging novel pathogen is suddenly reduced below the endemic equilibrium and the transmission threshold is exceeded. So an epidemic may be limited to a single location. However, if it spreads to other location, it is considered a pandemic. यानी एपिडेमिक जो होती है ये एक ही जगह पे होती है। अगर ये दूसरी जगह पे फैल गई, फॉर एग्जांपल अगर ये अभी मतलब किसी कंट्री में होगी, यूएसए में, तो अगर वहां से दूसरी कंट्री तक फैलेगी तो दैट इज देन वी कॉल इट इज पेंडेमिक। ओके, हाँ, जैसे कोविड था, कोविड चाइना में था पहले, उसके बाद तो दूसरी कंट्री में भी फैल गया, दैट इज पेंडेमिक। ओके, हाँ, पहले था वो एपिडेमिक, यानी जब तक चाइना में था, ठीक है, अब उसके बाद दूसरे कंट्रीज में फैल गए तो उसको पेंडेमिक कहा गया। ओके, सो इसी तरह आप इसको देखो। सो हम कहेंगे कि यानी जो एपिडेमिक है तो ये इसका आंसर आएगा। ओके, यस। सो चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे, इसको देखो और आंसर करो। लिस्ट यहाँ पे मैच करना है आपको, लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड के साथ, उसके बाद आपको यहां से आंसर चूज करना है, ठीक है। ए है 0 to 50, यहाँ पे बताना इसको क्या कहते हैं, येलो कहते हैं, रेड या ग्रीन या ऑरेंज कहते हैं। बी है 101 to 200 होगा यहाँ पे, है, ठीक है, 200, 201 to 300, 301 to 400, ठीक है। यहाँ पे आप इसको, यहाँ पे आपको मान के चलना आप इसको, ये 200 है। ओके, 101 to 200। सो आपको यहां से कोड चूज करना है। सब आंसर करो, वेरी गुड, सबको आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। अगर नहीं पढ़ा है तो इसको पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन में इसका आंसर, बी पार्ट। बी पार्ट क्या है, थोड़ा सा देखते हैं। ए को आएगा थर्ड, 0 to 50 है ग्रीन, ठीक है, हाँ। सो इसी तरह ए को थर्ड, बी को फर्स्ट आएगा, फर्स्ट है येलो, सी को फोर्थ आएगा, है ना, ऑरेंज, डी को सेकंड आएगा, तो सेकंड है रेड, ठीक है। जब ये रेंज रहेगा, फॉर एग्जांपल अगर हेयरिंग के मतलब सुनने की आवाज़ रहेगी, ठीक है, यानी नॉइज़ का अगर 0 to 50 रहेगा तो उसको ग्रीन माना जाएगा, ठीक है। सिर्फ 101 to 200 जब रहेगा उसको येलो कहते हैं, ठीक है, हाँ। इस तरह 201 to 300 उसको ऑरेंज कहते हैं। 301 to 400 रेंज में जो रहेगा उसको रेड कहते हैं ना, ठीक है। डेंजरस कौन सा होता है, 301 to 400। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, इसको देखो और आंसर करो। Which of the following is perceived relatively a low risk problem in the context of human welfare? आपको बताना है यहाँ पे कौन सा हिस्सा है यानी जिसकी मतलब ज़्यादा रिस्क नहीं रहती है, ठीक है, अबाउट द ह्यूमन वेलफेयर। रिलेटिवली लो रिस्क प्रॉब्लम इन द कंटेक्स्ट ह्यूमन वेलफेयर, यानी इंसानों पे ज़्यादा असर नहीं करता है वो, ठीक है, करता है बट ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करता है। ओके, ए है रेडियो न्यूक्लाइड्स, बी है एयरबॉर्न टॉक्सिन्स,
सी स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लेशन, डी हैबिटेट ऑल्टरेशन एंड डिस्ट्रक्शन। सब आंसर करो, वेरी गुड। सबका आंसर आना चाहिए। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट, रेडियो न्यूक्लाइड्स जो है, ठीक है, इसका ज़्यादा रिस्क नहीं रहता है ह्यूमन वेलफेयर इन इंसानों पे, ठीक है। यस, सो इसको आप ध्यान में रखना, रेडियो न्यूक्लाइड्स। तो देखते हैं रेडियो न्यूक्लाइड क्या होता है। ये एक एटम होता है, ठीक है, या एलिमेंट हम कहेंगे, इसमें अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इंटरनल कोर जो इसका होता है वो अनस्टेबल रहता है। सो न्यूक्लियस ऑफ द एटम हैज एक्सेस एनर्जी दैट इज रिलीज्ड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। So the release of radionuclides and their persistent presence in the environment can lead in the long term to external irradiation or internal contamination via the food chain or of drinking water for population living in these contaminated areas. Furthermore, they can also represent an occupational health risk if not properly managed. Okay, so radiation may be released from electron excitation and emission. It can also result in long term health effects such as cancer and cardiovascular disease. So it exposure to low levels of radiation encountered in the environment does not cause immediate health effects but is a minor contributor to our overall cancer risk. Okay, so I hope you got it. इसको आप देख लो अच्छे से, ठीक है। हाँ, सब इसको देखो और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको आप पढ़ लो, ठीक है। सो चलते हैं क्वेश्चन 14 पे, इसको देखो और आंसर करो। नॉइज लेवल्स डेसिबल्स आर रेफरेंस टू द ह्यूमन हियरिंग थ्रेशोल्ड एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ, यानी जो नॉइज लेवल्स रहते हैं, है ना, तो उसमें थ्रेशोल्ड जो रहती है, थ्रेशोल्ड कितनी रहती है, ठीक है। हाँ, सब आंसर करो, वेरी गुड। वेरी गुड, सबका आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो। नॉइज लेवल्स जो रहते हैं, ठीक है, ह्यूमन हियरिंग के लिए, ह्यूमन हियरिंग थ्रेशोल्ड जो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, सब आंसर करो। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज थ्रेशोल्ड रहता है, 50 हर्ट्ज, ठीक है। बाकी भी आप देख लो, ठीक है। सो 100 हर्ट्ज क्या इसका क्या मैग्नीट्यूड रहता है, 1 किलो हर्ट्ज, 4 किलो हर्ट्ज, डेंजरस कौन सा रहता है। सो इसको आप देख लो अच्छे से, ठीक है। सो 50 हर्ट्ज आप याद रख लो, ये थ्रेशोल्ड में आता है। ओके, सो आई होप यू गॉट। चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे, इसको देखो और आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपेक्स एडवाइजरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। यहाँ पे आपको बताना है कि यानी एक यहाँ पे एडवाइजरी या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी है। ए है नीति आयोग, बी है एनसीटी, सी है एआईसीटी, डी है एमसीआई। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो सब। नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी आपको बताने कौन सी है या एडवाइजरी, ठीक है, एडवाइजरी बॉडी कौन सी है इनमें से। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट नीति आयोग जो है, नीति आयोग नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है। यस, सो अगर हम स्टैट्यूटरी बॉडी को देखते हैं, ये वो बॉडी रहती है, ठीक है, जो किसी लॉ के अंडर काम करती है, जो स्टेट या किसी कंट्री के लॉ होते हैं उसके अंडर काम करती है, दैट इज स्टैट्यूटरी। अब नॉन स्टैट्यूटरी किसको कहेंगे, तो जिसके अपने लॉज होते हैं, ठीक है, वो अपने लॉज बनाते हैं, तो उन लॉज पे वो काम करती है। ओके, जैसे नीति आयोग को अपने पॉलिसी है, ठीक है, तो वो उस पॉलिसी पे काम करती है।
तो इसी तरह स्टैट्यूटरी मतलब वो स्टैट्यूटरी वो नॉन स्टैट्यूटरी है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, इसको देखो और आंसर करो। बाय द ईयर 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 एम्स एट एनहांसिंग द ग्लोबल रेट ऑफ इंप्रूवमेंट इन एनर्जी एफिशिएंसी बाय अ फैक्टर ऑफ। इन्हें 2030 तक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना है, ठीक है, एट एनहांसिंग द ग्लोबल रेट ऑफ इंप्रूवमेंट इन एनर्जी एफिशिएंसी बाय अ फैक्टर ऑफ। यानी अगर गोल 7 की बात की जाए, उसका मतलब एम है यही कि एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाना, ठीक है, किस फैक्टर के अंडर? ए है 2 फैक्टर, 3 फैक्टर, 4 फैक्टर, 5 फैक्टर। आप सब आंसर करो। सबों का आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो सब। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन में इसका आंसर ए पार्ट क्या है? 2 फैक्टर, ठीक है। सो 2 फैक्टर के अंदर उसको इंप्रूव करना है एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है, ठीक है, जो गोल 7 बनाया गया है। आप देख लेना गोल 7, ठीक है। सो देखो कितने डीपली क्वेश्चन आते हैं, आप भी अच्छे से पढ़ लो। सो चलते हैं क्वेश्चन 17 पे, इसको देखो और आंसर करो। तो कैरेक्टराइज हैजार्डस वेस्ट फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर टेकन इनटू अकाउंट। यानी अगर हम हैजार्डस वेस्ट की बात करें तो इसमें कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं? ए है कंडक्टिविटी, बी है इग्निटेबिलिटी, सी है कोरोसिविटी, डी है मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, ई है रिएक्टिविटी। सो आपको यहाँ से आंसर करना है। कोड्स में ए बी सी एंड ई ऑनली, बी है बी सी एंड ई ऑनली, सी है ए सी एंड डी ऑनली, डी है बी सी डी एंड ई ऑनली। सब आंसर करो, वेरी गुड। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट। बी पार्ट का बी सी एंड ई ऑनली। बी है इग्निटेबिलिटी, ठीक है, तो हजार्डस वेस्ट का करेक्टरिस्टिक माना जाता है इग्निटेबिलिटी। और उसके बाद है सी है कोरोसिविटी, और है ई रिएक्टिविटी। ये 3 है इसके करेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो थोड़े से देखते हैं इसके बारे में। तो हजार्डस वेस्ट जो है, अगर आप इसको खुद देख लेना, जैसे इग्निटेबिलिटी है समथिंग फ्लेमेबल, कोरोसिविटी है समथिंग दैट कैन रस्ट और डिकम्पोज, रिएक्टिविटी है समथिंग एक्सप्लोजिव, टॉक्सिसिटी है समथिंग पॉइजनस। ओके, सो आप इसको देख लेना अच्छे से, ठीक है। हाँ, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप पढ़ लो इसको अच्छे से, नोट डाउन कर लो। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, इसको देखो और आंसर करो। स्टेटमेंट फर्स्ट, एक्वेटिक वीड्स आर फास्ट ग्रोइंग वीड्स विच कैन अटेन वेरी हाई प्रोडक्टिविटीज व्हेन कल्टिवेट न्यूट्रिएंट रिच वेस्ट वाटर सच एज डोमेस्टिक सीवेज। तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट कहते हैं कि एक्वेटिक वीड्स होते हैं, ठीक है, ये ग्रो करते हैं मतलब जहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है। हाँ, स्टेटमेंट सेकंड कहते हैं वाटर हाइसेंथ, सेल्विनिया एंड डकवीड जो है ये कुछ एग्जांपल्स है एक्वेटिक वीड्स के। ओके, सो अब आपको बताना है कि दोनों करेक्ट ट्रू है या दोनों फॉल्स है, या एक फॉल्स है दूसरा ट्रू है ना, एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है। तो ये आपको बताना है। सब आंसर करो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। अब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, आंसर कर लो। आपके पास 30 सेकंड है ना। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड है ट्रू, दोनों ट्रू है। ओके, सो इसको आप देख लेना। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, इसको देखो आंसर करो। स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड देखना यहाँ पे भी। मेथनॉल आल्सो नोन एज वुड अल्कोहल एंड हैज ए मच हायर ऑक्टेन रेटिंग देन गैसोलीन। यानी मेथनॉल को है इसको कहते हैं वुड अल्कोहल भी, और इसको ज़्यादा ऑक्टेन रेटिंग होती है देन गैसोलीन, ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड कहता है मेथनॉल बर्न्स विद हायर फ्लेम टेम्परेचर देन गैसोलीन। जो मेथनॉल बर्न होता है यानी ज़्यादा बर्न होता है किससे? गैसोलीन से या डीजल से। सो दस इट प्रोड्यूसेस अ हायर अमाउंट ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। सो आपको यहाँ पे बताना है दोनों स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स है, या दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, या एक फॉल्स है दूसरा ट्रू है, या एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है
दोनों स्टेटमेंट्स के बारे में सब आंसर करो। वेरी गुड। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो सब। देखो ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन नहीं है, तो ऐसे देखो कैसे पढ़ना है आपको, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे आते हैं और कैसे आपको पढ़ना पड़ेगा। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। डी पार्ट यानी फर्स्ट ट्रू है, सेकंड है फॉल्स। यानी मेथनॉल जो है इसको कहा जाता है वुड अल्कोहल भी, ठीक है, और इसके ऑक्टेन रेटिंग जो ज़्यादा होती है देन गैसोलीन, ठीक है। सो दूसरा तो सेकंड वो है फॉल्स। ओके, इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सो आई होप यू गॉट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, इसको देखो आंसर करो। ओजोन लेयर टू बिकम ओजोन होल द कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन शुड बी, ठीक है। ओजोन लेयर जो है वहाँ पे बना हुआ है ओजोन होल, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन कितने रहने चाहिए, यानी कितना ओजोन रहना चाहिए एटमॉस्फेयर में, ठीक है। सो ये आप बताओ, अगर आपने पढ़ा है तो आंसर करो, ठीक है, वरना आप तुक्का भी कर सकते हैं। तो मैक्सिमम यहाँ पे तुक्का करते हैं क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं है अभी, ठीक है। ये पिछले साल के क्वेश्चन है, 2021 के हैं, ठीक है। हाँ वेरी गुड, सब आंसर करो, तुक्का ही आंसर करो, ठीक है। यस, सब तुक्काबाजी करते हैं, किसी पढ़ा नहीं है। तो अब आगे इसको अगर अभी भी आपको याद नहीं रहा तो आप इसको रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा रुकते हैं, देखते हैं किसका करेक्ट आंसर है, किसका रॉन्ग हो गया, ठीक है। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। ए पार्ट क्या है, 2020 डॉब्सन यूनिट, ओके। सो नासा जो है उन्होंने एक बेसलाइन बनाई थी ओजोन के लिए, उन्होंने बोला था कि 2020 डॉब्सन यूनिट होना चाहिए, ठीक है, ओजोन। तो इसको चूज किया गया है स्टार्टिंग पॉइंट द एंटार्क्टिक ओजोन होल। सो सिंस वैल्यूज ऑफ लेस देन 2020 डॉब्सन यूनिट्स वर नॉट फाउंड बिफोर 1979, तो इससे कम डॉब्सन यूनिट नहीं मिले हैं, ठीक है, हाँ, एंटार्क्टिक रीजन में, ठीक है, बिफोर 1979 में। तो ये इतना ही रहना चाहिए 2020 डॉब्सन यूनिट्स ऑफ ओजोन, ठीक है, फॉर ओजोन। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो ये थे आज के टॉप 20 एमसीक्यूज और ये थे 2021 के एमसीक्यूज, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो इनको आप अगर अभी भी समझ में नहीं आ गया, आप रिविजन कर लो इसको और नोट डाउन भी कर लो। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो आप नोट्स को कैसे डाउनलोड करोगे, आप इस वेबसाइट पे जाओ, वहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपना फीडबैक दे दीजिए कि कैसा रहा आपको PYQ सीरीज, ठीक है। हाँ, सो ये 2 PM का जो क्लास है इसको आप मिस मत कीजिएगा। अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया। सो अगर आपका कोई प्रश्न होगा, आपका कोई क्वेश्चन होगा, उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख लो, उसको हम एड्रेस कर लेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में या MCQ सीरीज में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।